तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बंधुओं को सुदामा प्रसाद सिंह का प्रणाम। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से कैसे प्रैक्टिस करें बताऊंगा, लेकिन कैसे प्रैक्टिस करूं इसके पहले हम समझ लें कि रोग क्या है। वास्तव में रोग को समझने में या उसका डिस्क्रिप्शन देने में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अभी कोई भी किताब समर्थ नहीं हुई। काउंट जर्मेटी ने बराबर कहा कि रोग का कारण कोशिका के कम काम करने से होता है। इसकी संपुष्टि रुडोल्फ विर्चो ने किया, जो एक पैथोलॉजिस्ट था और उसने पैथोलॉजी के विषय में काफी खोज किया और उसने कहा कि सेल कम काम करते हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है, रोग वहां से शुरू होता है। इसी बात को क्लॉड बर्नार्ड ने भी कहा कि अगर कोशिका के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सम स्थिति में रहें, स्टेडी में स्टेट रहें, तभी जीवन संभव है। जीवन संभव मतलब कोशिका से ही हमारे जीवन है। हम अकेले मैं नहीं हूं, मेरे तरह इतने जीव हैं, वो जीव कोशिका हैं, एक जीव की तरह ही एक्शन करती हैं, क्रिया करती हैं। वो श्वसन करती हैं, डाइजेस्टिव ऑक्सीजन इनगल्प करती हैं, डाइजेस्टिव मटेरियल इनगल्प करती है, विटामिन करती हैं, ये करते हैं। उन सब उनमें पाचन क्रिया होती है, उनका भी इन्वायरमेंट होता है जैसा मेरा इन्वायरमेंट है। अगर मेरे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, जैसा कि आज हम परेशान हैं, इन्वायरमेंट में वायरस आ गया है और हम परेशान हैं इसलिए कि हमारे श्वसन तंत्र के माध्यम से शरीर में चले जाते हैं और वो फिर कहाँ जाते हैं? कोशिका में। इसलिए बाहर जिस तरह हमारा वातावरण बना हुआ है उसी तरह से कोशिकाओं का भी वातावरण बना हुआ है और वह वातावरण बनाता है लिम्फ, जिसको कहते हैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड। और सेल के अंदर भी फ्लूइड होते हैं, वो भी लिम्फ ही हैं और उनको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जब बाहर के वातावरण से खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन, गैस, मिनरल्स जब सेल लेते हैं तो अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होता है। लेकिन सेल में ऐसी व्यवस्था है कि तुरंत का तुरंत वो सेल डाइजेस्ट कर लेता है और सेल अपने से बाहर कर देता है। उसी तरह हम अगर जो डाइजेस्ट करते हैं, खाना लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल नहीं जाए तो ब्लड लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, हम परेशान हो जाएंगे। इसी बात को क्लॉड बर्नार्ड ने भी कहा। और सबसे बड़ी फिजियोलॉजिस्ट गाइटेन ने कहा कि कोशिका की साधारण कार्य क्षमता रोग है और भयंकर कार्य क्षमता मृत्यु है। इसलिए हम पहले सेल को समझें और उनके काम को समझें और तब हम प्रैक्टिस कर रहे कैसे करें ये समझेंगे। असल में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की किताबों में पॉजिटिव नेगेटिव की बात की गई है, जो वाहियात है, बेबुनियाद है। हर डिजीज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए कि सेल का काम कम होता है। उस सेल के कम काम को एक्सलेट करने के लिए बायोकेमिकल सर्कुलर बायोकेमिकल रिएक्शन हो, समय पर उचित एंजाइम बने, जो हम कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। हमारे कितने बंधु कैटलिस्ट के नाम से परिचित नहीं होंगे। बायोकेमिकल रिएक्शन को कराने के लिए एक केमिकल होता है, पदार्थ होता है जो बहुत कम समय में बड़ी कम टेम्परेचर पर बायोकेमिकल कोई भी रिएक्शन करा देता है। एक बार हमने चर्चा किया था, पोटेशियम क्लोराइड से अगर मुझे ऑक्सीजन प्राप्त करना है तो उसे बहुत उच्च ताप पर हम जब गर्म करते हैं तब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड पोटेशियम क्लोराइड में बदलता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। लेकिन उसी पोटेशियम क्लोराइड में अगर हम 1:4 के रेशियो में 4 भाग पोटेशियम क्लोराइड और 1 भाग मैग्नीशियम ऑक्साइड हम मिला दें तो बड़ी कम तापक्रम पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और पोटेशियम क्लोराइड में बदल जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। इसी तरह हमारे सेल लेवल पर बहुत सेल के अंदर बड़ा नियंत्रित रिएक्शन होता है, उसके लिए बहुत हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस काम को बिना एंजाइम के कैटलिस्ट का 3000 साल में जो क्रिया होती है वो 1 सेकेंड के 10,000 में भाग में कर देता है। और इस तुरंत काम करने की क्रिया को मैटी ने क्या समझा जानते हैं? इंस्टेंट रिजल्ट जो मिला, उन्होंने समझा कि पौधा में बिजली है और उसी के आधार पर उनके चेला लोगों ने, मैटी ने भी समझा था ऐसा
फिलोसफी में होता है। वैज्ञानिक थिंक करता है, सोचता है, इमेजिन करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और एक्सपेरिमेंट से बार बार रिजल्ट वही मिलता है तो उसको भी वो उस पर सिद्धांत आधारित कर देता है। ऐसा है मैट्रिक के साथ ही हुआ। उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, टिंचर निकाला, काम एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में इंस्टेंट रिजल्ट में मिला, तो उन्होंने कहा कि ऐसा काम तो बिजली ही कर सकता है। इसलिए कहा कि उस समय तक कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंजाइम की खोज नहीं हुई थी। वो तब की बात सच थी। ऐसा है कि किसी ने पूछा विद्यार्थी से कि बोलो इतिहास क्या है। विद्यार्थी ने कहा कि जो बीती हुई कथाओं का वर्णन करता है इतिहास है। फिर पूछा कि विज्ञान क्या है। उसने कहा कि जो विकसित ज्ञान का जिन किताबों में वर्णन होता था विज्ञान है। तो उस समय तक ठीक था, ठीक थे कि बिजली निकलती है, पौधों में बिजली होती है, वेजिटेबल में बिजली होती है। लेकिन ये सच विज्ञान के पहिया पर विकास, विज्ञान आगे बढ़ने लगा तो पता चला कि नहीं, बिजली को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। एक्सट्रैक्ट उसी को किया जा सकता है जो जल में या अल्कोहल में या किसी घोलक में घुल सकता है। भला बताइए तो बिजली क्या घुलती है? पदार्थ है, किस सॉल्वेंट में घुलता है? नहीं घुलता है। तो इसलिए हमारे औषधियां, इलेक्ट्रोपैथी की औषधियां बिजली नहीं है। एड फोर्स से भी लोगों ने जोड़ा। बर्जीलियस ने कहा कि पौधा में ऑड फोर्स होता है, उसको उसी का चेला बोहलर ने काट 1815 में उन्हें थ्योरी दिया, ऑड फोर्स की थ्योरी, ईश्वरीय शक्ति का। और 18 उसी का चेला बोहलर ने 1828 में काट दिया। मात्र 33 दिन में नहीं प्रूफ हो सका। हुआ कैसे मालूम है? पोटेशियम साइनाइड को गर्म किया और वो इससे बन गया यूरिया। यूरिया कार्बन है। इस लेबोरेटरी में कार्बन बनाया जा सकता है। बोहलर, बर्जीलियस की थिंकिंग था कि लेबोरेटरी में कार्बन नहीं बनाया जा सकता है, ईश्वर ही बना सकता है। तो थ्योरी कट गई और बिजली वाली भी कट गई। अब बताइए, डाल्टन का परमाणुवाद आप लोग जानते होंगे। अणु को परमाणु में तोड़ा जा सकता है और परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है, ये डाल्टन ने कहा था। लेकिन जब आगे बढ़ा तो परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, फोटोन में तोड़ दिया गया। और अब जानते हैं बोस पार्टिकल की बात होती है, गॉड पार्टिकल की बात हो रही है। विज्ञान कहां से कहां चला गया और हम पीछे मुड़ के पीछे में रहना चाहते हैं। इतिहास पीछे नहीं रहना चाहता है। इसलिए अब तय है कि हमारे सेल, ह्यूमन बॉडी के सेल की कोशिकाओं की काम कम होती है। Moderate dysfunction of a cell is disease and severe dysfunction of cell is death। इसलिए हर रोग निगेटिव है, पॉजिटिव को भूल जाइए। पॉजिटिव कोई रोग नहीं होता है। हाँ, अब बुखार हो गया तो आप देख रहे हैं कि दिल का धड़कन बढ़ गया है, सांस तेज हो गई है, नाड़ी तेज चल रही, आप उसको पॉजिटिव समझ जाते हैं। वास्तव में हाइपोथैलेमस का काम कम हो गया है, जिससे बॉडी टेम्परेचर थर्मोस्टेट जो हमारे हाइपोथैलेमस है, जिससे उसके सेल हीट के प्रति सेंसर है, पिट्यूटरी ग्लैंड उनको करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से वहां जब सिंपैथेटिक नर्व्स के माध्यम से जब एक्टिवेट करता है तो हमारी हार्ट का बीट बढ़ता है, आर्टरी फैल जाती है, पसीना चलता है, पसीना निकलता है, वेपर बन के उड़ जाता है और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। जिस तरह आपके फ्रिज और इसमें एयर कंडीशन में थर्मोस्टेट लगा हुआ, मेरे बॉडी में भी ब्रेन के पेंदी में हाइपोथर्मस थर्मोस्टेट लगा हुआ है हमारे बॉडी को। अब उसका जो बुखार का ट्रीटमेंट दे रहे तो क्या देंगे? अगर F1 आपने नहीं दिया, भेन नहीं दिया, तो हाइपोथैलेमस का कार्य सेट नहीं होगा, जगह पर नहीं है। अपने एक खास पॉइंट पर जो सेट रहता है 37 टू 38 नहीं हो पाएगा। उसको सेट करने के लिए आपको आरटी की दवा देनी होगी, स्किन वाइटल ऑर्गन से उसकी दवा देनी होगी, F1 देनी होगी, फिर S1 देनी होगी, S10 भी देनी होगी। जरा ध्यान रखिएगा, S1 भी वो काम करता है नर्वस सिस्टम पर और S10 भी करता है, लेकिन दोनों के कार्य विपरीत हैं। S1 सिंपैथेटिक नर्व पर काम करती है और S10 पैरासिम्पैथेटिक नर्व पर काम करती है। इसको ध्यान में रख के आप अगर प्रैक्टिस करें तो बड़ी लाभ मिलेगा। हमारे बंधु जानते हैं क्यों फेल करते हैं? नंबर 1 तो उनकी सब स्टैंडर्ड है। नंबर 2 वो डाइल्यूशन बना के अंडर डोज चले जाते हैं। D4 से कभी भी नीचे की डाइल्यूशन, आगे का डाइल्यूशन व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप अंडर डोज फेल करते हैं। आप जानते हैं कि जब एंजाइम बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करती है तो फिर हम अंडर डोज जाएं क्यों?
इसलिए कभी हाँ ओवर डोज भी आप नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि दवाई की बर्बादी होगी। शरीर को हानि नहीं होगी, लेकिन आपके दवा बर्बाद जाएगी। और दवा आज के समय में दवाएं महंगी हो गई हैं। अभी हमें 2 जनों के लिए मैं फार्मेसी करने जा रहा हूँ। हम मैं सोचता हूँ कि मार्च में 2 जने के लिए मैं फार्मेसी खुद जाकर करूंगा और आपको वीडियो भी दिखाऊंगा फार्मेसी कैसे होती है, एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, फार्मूला कैलकुलेट कैसे होता है, 100% ड्रग स्ट्रेंथ हम कैसे प्राप्त करते हैं। हर मेडिसिन का जो मदर टीचर होता है उसका 10% ही ड्रग कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। और कभी कभी आप लोग को लगता हो कि सुदामा प्रसाद नेगेटिव बात करते हैं, ऐसा है ना कि पॉजिटिव बात करने के लिए नेगेटिव की तो बताना पड़ता है कि भाई आप नेगेटिव है, इसको थोड़ा इसको पॉजिटिव करो, है ना। तो इस तरह आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझिए। और दवाई के विषय में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस हम कैसे करें।